हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एक मॉडल पेपर सीखेंगे। जैसा कि आपके एग्जाम्स आने वाले समय में शीघ्र ही होने की संभावना है, ज़्यादा समय नहीं है। मुझे लगता है मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरुआत में आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। बाकी कभी भी हो तो उनके माइंड पे डिपेंड करता है कब हो जाए, ठीक है। तो फिर भी जो भी है तो हम अभी से प्रयास करेंगे कि अभी से मॉडल पेपर्स को करते रहे। अभी इसके पहले आपको 2 मॉडल पेपर मेरे इस चैनल पे आपको मिल चुके हैं, उनको आप करते रहिए। और ये तीसरा मॉडल पेपर है थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, सीखिए, ठीक है। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में 5 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं। तो कभी कभी 5 के बजाय जैसे इस बार के 4th सेमेस्टर वालों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 कर दिए थे बहुविकल्पी। तो वो उनकी मर्जी, वो कितने भी करें, कम करें, ज़्यादा करें, आपको प्रश्नों से मतलब है, ठीक है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि समुच्चय ए बराबर, आपको समुच्चय ए दिया गया है और यहाँ क्या लिखा गया है, ऐसे एक्स ऐसा है कि, इसको 2 बिंदु को ऐसा है कि पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे एक्स ऐसा है कि एक्स सम संख्याएं हैं। एक्स क्या है? सम संख्या, यानी इसके अंदर जो कुछ होगा वो सम संख्या होगा। और वो सम संख्या कहां से कहां तक होगा? देखिए, एक्स होना चाहिए 11 से बड़ा और 20 से छोटा। और ये नीचे जो चिन्ह लगा, इसको जरा ध्यान से समझिए। इसका मतलब क्या है? यहां पर ऐसे लिखा है और यहाँ बराबर लगा। इसका मतलब x जो है वो 11 से बड़ा, यानी x के बारे में तो पहले बताया जा चुका है। x है क्या? सम संख्या है, पहले बताया जा चुका। अब मतलब जो x होगा वो 11 से बड़ा, यानी 11 से बड़ी सम संख्या लेना है। तो अगर केवल इतना चिन्ह होता है, ये वाला, इसको ग्रेटर देन पढ़ते ना, तो आप क्या बोलेंगे? x बड़ा है किससे? 11 से, ये बड़ा है, ठीक है। और अगर नीचे एक लाइन खींच दी तो मतलब 11 भी शामिल आप कर सकते हैं। 11 भी शामिल हो, 11 से बड़ा और 11 के बराबर। फिर आगे देखिए ऐसे बना है, यहाँ पर 20 लिखा गया, इसका मतलब 20 से छोटा। x जो है वो 20 से छोटा, 11 से बड़ा और 20 से छोटा, इसका मतलब 11 और 20 के बीच में। अगर ये लाइन हट जाए तो इसका मतलब हुआ 11, जो x है वो 11 और 20 के बीच में होगा। लेकिन इस वाली स्थिति में जो अभी दिख रहा है, 11 शामिल नहीं होगा और 20 शामिल नहीं होगा, इनके बीच में, मतलब 12 से लेके 19 तक संख्याएं शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लाइन बन गई तो 11 भी शामिल हो गया और यहां भी लाइन बन गई तो मतलब 20 को भी शामिल किया जाएगा। तो अब आपको यहां पर बोला गया x ऐसा है कि सम संख्याएं जो कि 11 से लेकर 20 तक है, मतलब 11 और 20 को भी शामिल कर सकते हैं। तो 11 से 20 तक में सम संख्याएं कौन सी होंगी? पहली 12 सम संख्या होगी, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20। 20 को भी देखिए शामिल कर लिया गया। अगर ये लाइन ना होती तो 20 को नहीं लिखते, केवल 18 तक लिखते, ठीक है। लेकिन क्योंकि नीचे लाइन थी इसलिए बराबर भी 20 को भी ले लिया जाएगा। तो अब आपके सामने समुच्चय इस रूप में आ गया, बहुत ही आसानी है। अब आपसे कहा गया NA बताओ। NA मतलब कार्डिनल नंबर, कार्डिनल संख्या। कार्डिनल संख्या क्या होती है? कार्डिनल नंबर क्या होता है? ऐसे लिखा होगा या इंग्लिश में लिखा होगा, कार्डिनल संख्या बोले, या फिर आपको इसी का मतलब है अवयवों की संख्या, उसमें कितने अवयव है या सदस्य है, अवयवों या सदस्यों की संख्या, आप ऐसे समझ सकते हैं, है ना। इसी को NA बोलते हैं। A का मतलब ये समुच्चय A है ही है, इसके आगे N लग गया, मतलब उसका नंबर, उसकी संख्या बताना। N का मतलब नंबर यानी संख्या को दर्शाना। तो इसमें कितनी संख्या है, कितने अवयव है? 1 2 3 4 5, 5 अवयव हैं। तो अवयवों या सदस्यों की संख्या ही बतानी थी। तो ये 5 है, इसका मतलब NA बराबर 5 आ जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, फटाफट आंसर देते रहिए। 3/5 का प्रतिशत रूप, जब भी कोई भिन्न हो उसको प्रतिशत में बताना हो तो 100 से गुणा कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना होता। 5 20 पंचे 100 और देखिए 20 23 60, तो 60% इसका आंसर हो गया, जो कि फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है। किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी भिन्न को जब हम 100 से गुणा करते हैं तो वो प्रतिशत बन जाता है, और किसी भी प्रतिशत को 100 से भाग करते हैं तो वो भिन्न में बदल जाता है, ठीक है। कोई दशमलव संख्या हो, उसको भी अगर मान लीजिए दशमलव संख्या भी दी गई है और इसको भी आपको प्रतिशत में बदलना, तो 100 से गुणा ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मतलब दशमलव संख्या में, और या ऐसे आपको ये 3/4 या इस टाइप की कुछ संख्या हो तो इनको 100 से गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। दोनों किस में बदल जाएंगे? प्रतिशत में बदल जाएगा, ठीक है। और प्रतिशत जब कोई दिया हो, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 25% है, तो इसको तो आपको मालूम है प्रतिशत जब हटता है तो नीचे बटे में 100 आता है, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें आप ध्यान रखिए और समझते चलिए। ये मालूम होता है आपको 1 हेक्टेयर बराबर क्या होगा। अब आप देखिए 1 हेक्टेयर बराबर क्या होगा।
तो 1 हेक्टेयर बराबर वैसे तो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है मीटर में 10,000 मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको 10,000 मीटर स्क्वायर लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब घातों में लिखा है तो जितने जीरो होते हैं, देखिए 10 की घात 4, इसको जितने जीरो होते हैं उतनी घात लिख सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ, ऐसे समझिए 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 अगर 4 बार होगा तो 1 एकम 1 और 4 जीरो, यही तो आएगा अंत में। तो इसको ऐसे 10 कितनी बार है, 4 बार, इसलिए 10 की घात 4 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर, अगर 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर ऑप्शन में है तो इसी को टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ देखिए 10 की घात 4 नहीं है, सेंटीमीटर में भी आंसर है, तो मीटर में तो उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब मीटर वाले ये दोनों ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। ठीक है, ये दोनों अब आंसर नहीं हो सकते। अब सेंटीमीटर में बदल के देख लेंगे। तो आपको मालूम है ये जो 10 की घात 4 आपका आया है और यहाँ मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार हम मीटर गुणे मीटर ऐसे कर सकते हैं भाई। मीटर की घात 2 का मतलब 2 बार। तो अब इसको जरा सेंटीमीटर बदलेंगे तो 1 मीटर को जब सेंटीमीटर इसको बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इस मीटर को भी हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये तो 10 की घात 4 था ही, ये 2 जीरो, 10 की घात 2, 100 को क्या बोलते हैं 10 गुणे 10 यानी 10 की घात 2, ये भी 10 की घात 2 यानी ये भी आ गया 10 की घात 4, दोनों मिल करके भाई 10 की घात 2 ये और 10 की घात 2 ये मिलकर 10 की घात 4 आ गया। अब ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए कुल कितना हो जाएगा, जब गुणा होगा तो घातें जुड़ जाती हैं, 4 4 8, 10 की घात 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने देखा 10 की घात 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सी पार्ट इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से समझते रहिए, करते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, वीडियो को आप बार बार देखिए, अच्छे से समझिए, एक बार 2 बार आपको चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एम स्क्वायर माइनस 9 और नीचे है m+3 का होल स्क्वायर, इसका सरलतम रूप। ऊपर देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 9 को 3 का वर्ग लिख सकते हैं और नीचे ऐसे रहने दें, m+3 और m+3 2 बार गुणे में कर सकते हैं, स्क्वायर है ना। तो ऊपर देखिए आपको एक सूत्र मालूम होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a+b a माइनस b, ऐसा लिख सकते हैं जहां पर ऐसा दिया हो। तो यहाँ देखिए आप लिखेंगे m+3 और m-3 ऐसे ऊपर लिख सकते हैं और नीचे क्या दिया था m+3 इंटू m+3 2 बार, तो m+3 कट जाएगा, ऊपर आया m-3 और नीचे आया m+3, यही सरलतम रूप हो गया। आराम से आप इस प्रश्न का आंसर मैच कर लीजिए, ऊपर m+3 नीचे m+3। ठीक है, तो ऐसा देखिए डी पार्ट में दिया गया है, m-n ऊपर m+3, सॉरी m यहाँ पर n लिख गया, यहाँ पर आप 3 कर लीजिए, हाँ m-3 ऊपर और m+3 नीचे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मुझे आशा है यहाँ पर आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये भी हो गया, कैसे सॉल्व किया जा रहा है, कैसे आंसर निकाला जा रहा है, आप अच्छे से देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक वृत्त की परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। वृत्त की परिधि पर, मान लेते हैं ये आपका वृत्त है, इसकी परिधि क्या है, ये जो बाउंड्री बनी हुई है ये इसकी परिधि, इस पर कहीं भी 2 बिंदु मान लीजिए, इनको अगर हम मिलाते हैं तो ये जो रेखाखंड बनता है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा, ध्यान रखिएगा, है ना। वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, जीवा इसका राइट आंसर होगा। सबसे बड़ी जीवा अगर पूछा जाए वृत्त के लिए क्या होता है, तो आप जो केंद्र से देखिए, केंद्र से होकर के अगर हम 2 बिंदुओं को मिलाएं, यहाँ पर देखिए परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाया जा रहा है और वो केंद्र से भी जा रही है, वृत्त के केंद्र से भी, ये इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है, अगर आपसे ऐसा प्रश्न आ जाए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो व्यास। ये आपको जानते हैं, ये रेखा व्यास है और इसका आधा त्रिज्या होता है। तो आप सबसे बड़ी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है ना। ये भी आप ध्यान रखें, ऐसे कभी कभी पूछा जाता है। अब इसमें जैसे स्पर्श रेखा था, तो स्पर्श रेखा क्या होता है, किसी वृत्त के एक बिंदु को टच करके ऐसे स्पर्श करती हुई जाएगी बाहर से, तो ये स्पर्श रेखा कही जाएगी। अगर किसी वृत्त को ऐसे काटती हुई कोई रेखा बाहर निकल जाए, काटती हुई रेखा देखिए बाहर जा रही, बाहर निकल गई, तो ये जो रेखा होगी ये छेदक रेखा कही जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी वृत्त में कहीं भी अगर 2 बिंदुओं को टच करके ऐसे 2 बिंदुओं को वृत्त की परिधि पर मिलाया गया तो ये जीवा होगा। ये भी देखिए जीवा, लेकिन ये जो बाहर काट के निकल गई छेदक रेखा हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीजों को ध्यान रखेंगे, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम अति लघु की ओर आगे बढ़ेंगे और सीखते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। अब देखिए इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है log 4x + 5 टू द बेस 5, 5 बेस पर 4x + 5 के log का मान है 2, तो x का मान बताना है। ठीक है, तो आप इसको जानते हैं, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बेस वही का वही रखा जाता है 5 जैसा कि यहाँ है, और ये जो 2 है इस पर घात के रूप में आ जाता है, और इधर वाली संख्या इस तरफ पहुंचा दी जाती है, मतलब ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, अब आप आराम से कर पाएंगे। देखिए 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, इधर आपका 4x + 5 हो जाएगा, प्लस 5 भी उधर ले आइए तो 25 में से 5 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, तो इस तरफ 4x बचेगा, 25 - 5 मतलब 20 बचा, 4x, तो x बराबर ये 4 इधर 20 के नीचे बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो 4 × 5 = 20 कट के x का मान 5 आ गया। इस प्रश्न का उत्तर 5 होगा। ठीक है, तो मुझे आशा ये प्रश्न आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, फटाफट क्वेश्चन करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है 4y² - 12y/5 + 9/25। अगर ऐसा कोई प्रश्न दिया हो, 3 पदों वाला प्रश्न हो, और उसमें 2 किनारे के पद या कोई भी 2 पद का पूर्ण वर्ग बन जा रहा हो। देखिए जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2y का पूरा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y का y स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल ये वही चीज है। और किनारे इधर देखिए 9 को आप 3/5 का वर्ग ऐसा लिख सकते हैं। अगर 2 पदों का वर्ग बन जाए, घात 2 के रूप में आ जाए, तो वो पॉसिबिलिटी पूरी होगी कि वो या तो a + b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, यानी a² + b² + 2ab, या फिर माइनस में होगा तो माइनस वाला भी लग सकता है, a² + b² - 2ab, ऐसा। ठीक है, कई जगहों पर यही जो सूत्र है इसको ऐसे लिखा होता है, a² + 2ab बीच में होता है, प्लस b² किनारे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, और ये एक ही बात है भाई, इसको बीच में कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो इसी रूप में देखिए आपको ये लिखा दिख रहा है। अब केवल हमें ये चेक करना बचा कि ये a² किनारे मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है, b² इस किनारे मिल रहा है, ये भी ठीक। क्या जो बीच वाला है ये 2ab को दर्शाता है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2ab की जांच कर लेंगे, 2 × a × b को अलग से चेक कर लेंगे। a की जगह आप ये 2y रख दीजिए जो आपने स्क्वायर किया है, b की जगह 3/5 रख दीजिए, और देखिए क्या बीच वाली संख्या आ रही है, तो देखेंगे 2 दूनी 4 × 12, और y और नीचे /5, बिल्कुल यही आ रहा है, और यही लिखा था। और यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगा होने का मतलब कौन सा सूत्र होगा, ये वाला माइनस वाला, है ना। तो अब आप इसको यानी कि ये समझ गए कि ये जो चीज लिखी है 2ab है, मतलब हम चाहे तो इसको ऐसे लिख दें, 2a यानी 2y और b यानी कि 3/5, ये बिल्कुल वही आएगा जो ऊपर लिखा है। ठीक, अब इससे पक्का हो गया कि 2y यानी a - b का होल स्क्वायर, a - b की जगह 3/5 और इसका होल स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया, इसका अर्थ ये है कि अब ये गुणनखंड हो गया, लग गया प्रश्न। बस ये जो वर्ग में है इसको 2 बार गुणे में आप लिख सकते हैं, कोई भी संख्या जब वर्ग में होती है तो उसको चाहे ऐसे छोड़ दीजिए या ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि गुणनखंड है तो 2 बार, भाई इस पर घात 2 है, इसका मतलब ये संख्या ऐसे 2 बार लिखी जा सकती है गुणे में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यही गुणनखंड हो गया। गुणनखंड का मतलब जैसे 6 को हमने 2 × 3 के रूप में लिखा, तो ये इनके गुणनखंड है। हमेशा ये गुणनखंड गुणे में आकर के संख्याओं को लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ध्यान दीजिए चीजों को और फटाफट प्रैक्टिस करिए, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। डेटा चेंज हो सकता है, तरीका वही रहेगा, तो तरीकों पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, अपने फ्रेंड्स को उस चैनल पर इन्वाइट करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2/x - 1 + 3/1 - x का सरलतम रूप, या इसको सरल करके मान बताना है। तो देखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें कोई चीज ना तो कट रही है ना कुछ, आप सीधे इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि भिन्न के रूप में। तो तरीका मैंने क्या बताया था, इसको इससे कर दीजिए, इसको ऊपर वाले से कर दीजिए, और इन दोनों को आपस में करिए। तो देखिए 2 का गुणा हो जाएगा इस 1 - x से, और इस तरफ इस 3 का गुणा हो जाएगा इस x - 1 से, है ना। तो अब आप देखेंगे ये हो जाएगा कितना, अगर हाँ, और प्लस साथ में नीचे क्या होगा इनका आपस में, तो x - 1 और 1 - x, ये चीज है। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ऊपर ये गुणा होगा, 2 × 1 = 2, और इसका इससे भी गुणा होता है। गुणा करने का तरीका ये होता है, जब भी कोई संख्या अगर आपको ऐसे गुणा करने को दी गई हो कुछ इस टाइप से, तो आप इसका इससे भी करेंगे और इसका इससे भी गुणा करेंगे। जैसे 3 का x से 3x, फिर प्लस है 3 × 5 = 15, तो 15। अगर माइनस यहाँ लगा होता तो हम यहाँ माइनस लगा लेते। ठीक, इस तरीके से किया जाता है। ये सब चीजें आपको मालूम है कि कैसे गुणा की जाती हैं। अब आप देखिए
यहाँ पर बीच में प्लस था तो प्लस लगाइए ये वाला। अब इसको 3 को भी इधर से करिए ऐसे। अब इसको जरा गुणा करना शुरू करिए। 2 1 कम 2 माइनस 2 और x का 2x हो जाएगा, फिर ये प्लस 3 और x का 3x, और फिर 3 का इससे भी होगा प्लस माइनस माइनस 3 1 कम 3। नीचे वाले गुणा आप चाहे तो करें या ऐसे ही छोड़ दें, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहते हैं तो गुणा कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही लिखा छोड़ सकते हैं। तो पहले अभी हम ऐसे ही छोड़ते हैं, फिर देखेंगे अगर कुछ जरूरत है तो आगे गुणा करेंगे। अब आप देखिए जरा 2 और 3 प्लस माइनस, ये देखिए प्लस का ये माइनस का, 2 और 3 तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 बचेगा क्योंकि 3 में से 2 तो घटेगा, 1 बचेगा, लेकिन -3 बड़ा है, ये बड़ी संख्या तो इसलिए -1 बचेगा। ये देखिए प्लस माइनस माइनस, 3x में से 2x जाएगा तो प्लस का x बचेगा, और नीचे आया है x माइनस 1 और 1 माइनस x, है ना। इसको ऐसे ही आप लिख सकते हैं, x प्लस का और माइनस का 1, ये भी लिखा जा सकता है, x प्लस का और माइनस का 1, और नीचे आप देखिए x माइनस 1 और 1 माइनस x है, तो x माइनस 1 ऊपर से कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 1 माइनस x बचेगा। इस प्रकार से आप इसका उत्तर कर देंगे। ठीक, ऐसे प्रश्नों को ऐसे सरल कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैसे इनको करना है। ठीक है, मुझे आशा है आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे कैसे ये प्रश्न किए गए हैं और कैसे इनको सॉल्व कर। देखिए इसको मैंने x प्लस का था आगे लिख दिया, माइनस का 1 इसके बाद लिख दिया, ये सेम संख्या दिख गई, ऊपर नीचे से कट गया और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए। और बाकी जिस टाइप के प्रश्नों में आपको दिक्कत हो मुझे बताते रहेंगे कमेंट के माध्यम से, मैं आगे उसको करवाऊंगा। यदि आपको संख्याएं दी गई है 9, संख्याएं क्या क्या है, 9.2, 3x और 2.8 का माध्य का समांतर माध्य या माध्य 7 है, तो x का मान बताइए। तो आप बताइए जरा माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी माध्य या समांतर माध्य बोले या फिर आगे ये भी ध्यान रखें समांतर माध्य बोले, एक ही बात है। तो माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योगफल, जो भी संख्याएं दी हैं या जो भी आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों का योगफल। ऊपर हम क्या करेंगे, आंकड़ों का योगफल, हमेशा ऊपर योगफल लिख देते हैं, और नीचे क्या लेते हैं, आंकड़ों की संख्या, जितने आंकड़े हों उन आंकड़ों की संख्या, यानी कितने आंकड़े हैं, ये सामान्य सा सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पर 9.2 योगफल है ना, संख्याएं आपकी 9.2, 3x और 2.8, इनको योगफल मतलब प्लस करके लिख दिया। और कितने आंकड़े थे, 1 2 3, 3 ही आंकड़े थे तो बटे में 3, और साथ ही साथ माध्य भी दे रखा था 7, 7.0 को 7 लिख सकते हैं भाई, 7.0 का ये या 7 के दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब तो है नहीं, तो सीधे सीधे हम 7 लिख लेते हैं। ठीक, तो इस तरफ माध्य की जगह दिया था तो माध्य की तरफ इधर 7 रख दिया और बाकी इधर जो कुछ जैसा था रख दिया। 3 ये बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। और इधर देखिए 9.2 और 2.8 तो जुड़ सकता है, 9.2 में 0.8 जुड़ेगा, 10 2 12, ये आपका इन दोनों का आप जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 प्लस 3x, 7 3 21 ये हो ही गया, बराबर इधर 12 प्लस 3x। अब ये 12 प्लस में इधर आएगा 21 में 12 माइनस हो जाएगा, बराबर 3x। कितना हुआ 21 में 12, 21 में 12 तो क्या होगा, 12 9 21 होता है, 9 बचेगा, और इधर 3x, तो x बराबर ये 9, ये गुणे में 3 है, इधर आएगा 9 के नीचे बटे में हो जाएगा, 3 कम 3 3 3 9, यानी x बराबर 3 इस प्रश्न का उत्तर आ गया। x का मान पूछा था इसलिए x बराबर 3 इस प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, तो मुझे आशा आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे कैसे इसको करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, आप लोग आगे लगाते रहिए, सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 4 समानुपाती पदों में यदि 2 बाह्य पदों का गुणनफल 48 और यदि मध्य पदों में से एक पद 16 तो दूसरा मध्य पद बता रहा है। आप ये बताइए जो भी समानुपाती संख्या होती है उसमें 2 अनुपात होते हैं, a अनुपात b और फिर समानुपात में c अनुपात d। यहाँ पर क्या होता है, देखिए 2 अनुपात होते हैं आपस में, इधर वाले ये 2 अनुपात हैं, इधर वाले ये 2 अनुपात हैं, 4 बिंदुओं के द्वारा जो दर्शाया गया ये समानुपात का चिन्ह है। ठीक है, तो इस तरीके से जब 2 अनुपातों की तुलना करके इस रूप में बराबर में लिखा जाता है तो इसको समानुपात कहते हैं, आप सभी जानते हैं इस चीज को। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें से जो ये किनारे होते हैं पद, इनको बाह्य पद कहते हैं, और ये जो बीच में b और c हैं ये मध्य पद कहे जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा होता ये है कि भाई जब आप इसको a बटा b ऐसे करते हैं, दो अनुपात ये हैं, देखिए ये 2 संख्याएं अनुपात में a अनुपात b और इधर 2 संख्याएं c अनुपात d है। कोई भी अनुपात आपको लिखा होता है तो आप इसको ऐसे 2/3 ऐसे भी तो लिख लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम a बटा b करें और इधर c बटा d करें
और समानुपात के 4 बिंदुओं को मिलाएंगे तो बराबर, हमेशा बीच में बराबर लगा दिया जाता है, ठीक है, समानुपात की जगह। तो अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने का तरीका ये होता है, क्रॉस में गुणा किया जाता है, इधर का इधर और इधर के इधर। जब बीच में 2 बिंदुओं के बराबर हो तो क्रॉस गुणा कर देते हैं, वज्र गुणन। तो a का गुणा तो इस d से हो जाएगा और साथ ही साथ इस b का गुणा इस c से हो जाएगा, ठीक। ये आपके सामने रिजल्ट आया। तो आप देख रहे हैं ये जो a और d थे कहां थे, किनारों पर, तो ये बाह्य पद कहलाते हैं। इन्हीं किनारे वाले पदों को क्या कहते हैं, बाह्य पद, और इन वाले b और c को क्या कहते हैं, मध्य पद। तो आप देख रहे हैं मध्य पद का इधर गुणनफल है, बाह्य पद का इधर गुणनफल आया। इसका मतलब एक रिजल्ट बना कि जो बाह्य पदों का गुणनफल होता है, बाह्य पदों का, बाह्य मतलब बाहरी, बाहरी पदों का गुणनफल जो होता है, गुणनफल वो बराबर होता है भीतरी यानी मध्य पदों के, मध्य पदों के पदों का गुणनफल, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। ये आपको मालूम है। अब देखिए इसमें आपको दिया क्या था, इसने 4 समानुपाती पदों में 2 बाह्य पदों का गुणनफल दे रखा था, बाह्य पदों का गुणनफल, यानी इस तरफ यही तो है बाह्य पदों का गुणनफल। तो इधर आप 48 लिख देंगे, ये दिया है। और मध्य पद कितने होते हैं, 2 ही तो होते हैं। उनमें से एक मध्य पद दिया है 16, तो आप 16 कर दीजिए, और दूसरा मध्य पद आपको नहीं पता, आप x मान लीजिए, है ना। 2 मध्य पद का गुणनफल होता है, देखिए इधर 2 मध्य पद है b और c, आप चाहे b और c ही रख देते तो b की जगह 16 और c को ऐसे ही ले लेते, चाहे आप इसकी जगह x लिख दीजिए, ठीक है भाई। इन दोनों बाह्य पदों का गुणनफल दिया था 48। अब मान लीजिए इसमें से कोई एक हम ऐसे 16 रख दे, तो ये जो c दूसरा है, ये c को हम चाहे x मान लें, इसी को हम निकाल देंगे। तो हमने इस तरीके से किया, तो 16 ये गुणे में है, 48 के नीचे 16 आ जाएगा बटे में, इधर x, ये 16 3 48 कट के आ गया 3, तो x बराबर 3 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आपने चीज समझ भी ली होगी होता कैसे है। बाकी मैं डिटेल में चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। अभी आपको 2 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए, लॉग और भाग देना, एक पदी व्यंजक और द्विपदी व्यंजक से भाग देना सिखा दिया है, लघु गुणक सिखा दिया है। अभी मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से, नए सिरे से हर चीज, ठीक है। तो चलिए आप लोग फिलहाल मॉडल करते रहिए, और जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ रखा है, पहले भी मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म पर जहां मैं पढ़ाता था वहां मैं पढ़ा चुका हूं ये सारी चीजें। फिलहाल अभी आपको इस पर सब नए सिरे से क्लासेस मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुच्चय A बराबर, यदि समुच्चय A बराबर आपको दिया गया है 5 7 9 11 और समुच्चय B बराबर दिया गया है 3 4 5 6, और आपसे कहा गया a माइनस बी और b माइनस ए, आपसे कहा गया a माइनस बी बताइए और साथ ही साथ b माइनस ए भी बताइए। तो देखिए इसमें होता ये कि जब आप a माइनस बी बताते हैं तो a के पद a में जो है a माइनस बी, मतलब ऐसे पद जो a में तो है लेकिन b में नहीं है, ठीक है। a में तो है मगर b में नहीं है। अब देखिए ऐसे कौन से पद है जो a में है और b में नहीं है। तो आप देख रहे हैं a में जो पद है वो जैसे 7 है वो यहाँ नहीं है तो यहाँ लिख लेंगे, फिर 9 है वो इस b वाले में नहीं तो लिख लेंगे, 11 है वो b वाले में नहीं तो लिख लेंगे, जो a में है b में नहीं उनको लिख लेते हैं। और b माइनस ए करना है तो इसका मतलब जो b में है लेकिन a में ना हो, b में तो है लेकिन a में नहीं होने चाहिए, b माइनस ए वो चीज b में होनी चाहिए मगर a में ना हो। तो देखिए ऐसा क्या है 3, ठीक है, 4 और ये वाला 6, ये आपका आंसर हो गया। तो a माइनस बी और b माइनस ए ऐसे ही आप सॉल्व करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल तरीकों से आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिए और करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का सेगमेंट भी समाप्त होता है। अब हम लोग सीखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिए आपसे क्या बोला गया है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यानी किसी भी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक जीवा है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर हो। ठीक है, तो इस प्रश्न को करने का तरीका क्या होगा, इसमें देखिए सबसे पहले तो आप डायग्राम को समझिए कि केंद्र अगर ये है और केंद्र से 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ऐसे नीचे आते हैं, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा है, ये 5 सेंटीमीटर दूरी मान लिया, केंद्र ये O था और यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी को मान लिया। ये जो अब जीवा है, जीवा का मतलब जो 2 बिंदुओं को स्पर्श कर रही है वृत्त की परिधि पर, ये आपके सामने जीवा है जो ये लाइन है।
तो इसने बोला था वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक जीवा है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर हमेशा ये जो दूरी होती है बराबर दो भागों में बढ़ती है। अगर ये 24 है तो इधर भी 12 और इसको भी 12 आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये हमेशा दो बराबर भागों में बढ़ जाता है केंद्र से जब कोई सीधी रेखा लंब रेखा आती है तो ये बात आपको समझ में आ गया। 24 था तो 12-12 में बट गया। अब अगर अभी तक मैं आपसे कहूं कि इस वृत्त की त्रिज्या निकालिए तो आप इसको इससे जोड़ देंगे। देखिए केंद्र से परिधि को, यही त्रिज्या कहलाती है। किसी भी वृत्त में आप सभी जानते हैं, किसी भी वृत्त में कहीं भी अगर हम परिधि से मिला दें तो ये सब त्रिज्याएं ही होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम आर यानी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बोल सकते हैं। कहीं भी मिला दीजिए, चाहे इधर मिलाइए, चाहे ऊपर मिलाइए, चाहे इधर मिलाइए, सब त्रिज्या है ना, ये सब बराबर होती हैं। तो आप ये त्रिज्या निकाल सकते हैं क्योंकि ये समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है। आपको मैंने एक पाइथागोरस की प्रमेय सिखाई थी। पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में ये जो सबसे बड़ी रेखा होती है इसको कर्ण कहते हैं, इसको आधार रेखा कहते हैं और इसको लंब रेखा कहते हैं। ये तीन नाम होते हैं समकोण त्रिभुज में भुजाओं के। तो आप यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम होती, प्रमेय क्या होती है आप सभी जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसकी सहायता से आप क्या करेंगे, ये जो आपकी त्रिज्या है ये कर्ण की ही तो तरह है, यह कर्ण की जगह है तो हम त्रिज्या आर निकाल लेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए कर्ण की जगह आपको निकालना है, इसी को आप त्रिज्या आर बोल दीजिए स्क्वायर, ये आपको निकालना है। लंब रेखा की जगह देखिए यहाँ पर 5 है, 5 रख दीजिए और प्लस आधार रेखा, ये आधा आप इस त्रिभुज में इतना ही तो लेंगे, ये 12 है तो 12 रख दीजिए। अब आप देखिए 5 का 50 25 हो जाएगा, 12 का 144 जोड़ने पर ये 169 आएगा। इधर आर का स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर दूसरे साइड होता है तो वर्ग मूल हो जाता है, वर्ग दूसरे तरफ वर्गमूल हो जाता है और 169 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर इतना ही प्रश्न होता है कि त्रिज्या ज्ञात करो तो यहाँ तक तो 13 सेंटीमीटर आपने निकाल लिया। देखिए कॉन्सेप्ट यही सब है, आप ध्यान दीजिए कि अगर प्रश्न यहीं तक होता तो हम इसको ऐसे ही करके छोड़ देते, वृत्त की त्रिज्या पूछता। अब मान लीजिए वृत्त का व्यास बताओ तो 13 का डबल कर दीजिए, 26 हो जाएगा, व्यास हो जाता है, ऐसे पूछ ले तो आप ऐसे चल सकते। अब लेकिन हमें तो काम और करना था, हमें इसमें ये बोला गया था कि भाई ठीक है अब आगे देखिए, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर हो। अभी ये कहाँ था, केंद्र से 5 ही था, अब केंद्र से मान लीजिए 12, तो चाहे नीचे बना लीजिए चाहे ऊपर, मान लेते ये केंद्र से दूरी 12 है और यहाँ पर कोई जीवा है जिसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है। इस बार ये दूरी 12 है, इस बार केंद्र से ये वाली दूरी 12 है, ठीक है। अब ये ज्ञात करना है। तो अब आप देखिए, अच्छा आप बताइए, आपने इस केंद्र से इसको मिलाया था तो भी वो त्रिज्या थी। अब मान लेते हैं कि हम इस केंद्र से यहाँ से इसको मिला दें तो भी तो ये त्रिज्या ही होगा, आर ही कहा जाएगा इस केंद्र से। यहाँ आर तो निकल चुका 13, जो त्रिज्या इस वृत्त की इधर थी वही उधर भी रहेगी, वो 13 ले सकते हैं। अब ये 13 ये 12 और ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये आप आधार निकाल लेंगे ऊपर की तरफ जो बन रहा है। अब देखिए ऐसा ही तो त्रिभुज बना है, कुछ इस टाइप से बन गया है। यहाँ पर 12 है, आप देखिए ये वाला, और ये वाला 13 है। अब इसका आप ये जो आप देख रहे हैं ये आधार है, इसको आप निकाल सकते हैं। तो फिर से आप क्या करेंगे, अब इसका नाम आप करना चाहें तो ऐसे कर सकते थे, जैसे मैं इसका नाम करूं OAB और यहाँ चलिए कर देते हैं हम, यहाँ पर मैं M कर देता हूं। तो आप ये किस त्रिभुज में आपने काम किया था, इस वाले में, इसका नाम क्या होगा OAM या OMA। तो ये वाला था त्रिभुज OMA में, इसमें आपने काम करके निकाला था। इस बार मैं इसको नाम कर देता हूँ, ये भी हो गया। ये रेखा हम CD बोल देते हैं जिसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है इस जीवा की, CD, और यहाँ पर हम N डाल देते हैं। तो अब ये वाला जो त्रिभुज इसका नाम हो जाएगा ONC। अब हम बोलेंगे त्रिभुज ONC में, दूसरे समकोण त्रिभुज में फिर से यही पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। देखिए तो सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कर्ण की जगह कितना 13, तो यहाँ पर रख देंगे 13, लंब की जगह कितना 12, इस बार ये 12 था, यहाँ रख देंगे और प्लस आधार आपको ज्ञात करना है, आधार आप ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए चलिए इसको हम x मान लेते हैं, ये x होगा तो इधर का भी इतना x आएगा क्योंकि ये दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो हम इस आधार की जगह पर इतना बड़ा ना लिखना पड़े इसलिए हम सीधे x लिख के छोड़ देते हैं। 13 का वर्ग 169 होगा, 12 का 144 होगा प्लस x का स्क्वायर, ये 144 प्लस में है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा 144, तो उधर बचेगा x स्क्वायर, ये घटा करके बचता है 25 x स्क्वायर। इसका मतलब x बराबर जब स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है। 25 का कितना निकल आएगा 5 सेंटीमीटर।
अब आप ये बताइए, अगर ये वाला 5 आया है तो ये भी आपका 5 ही आया होगा। तो पूरी रेखा सी डी अगर बात करें तो सी डी होगा x प्लस एक्स, 2 बार x था ना, 5 प्लस 5 मिला करके 10 सेंटीमीटर। लास्ट में ये उत्तर हो जाएगा अंत में, ठीक है। 5 ये 10 हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिख करके करना था। आप कहीं भी ऐसे नहीं लिखेंगे मेरे पास जगह कम होती है, आप जब भी लगाएंगे तो एक क्रम से ऐसे पेज में लगाते चले जाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पर कहीं भी आपको करके आंसर बता देता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि मुझे स्पेस जहाँ मिलता है वहाँ मैं अगली स्टेप कर देता हूँ, आप उसको ध्यान रखा करिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। तो आपका इसमें उत्तर आ गया 10 सेंटीमीटर की जीवा होगी अगली। आप ध्यान दीजिए एक एक चीज़ों पर, समझिए, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर तरीके के प्रश्न लिए जाएं। अगला है 7 सेंटीमीटर भुजा के 3 घनों को सटाकर रखने पर। अब यहाँ पर घन है तो घन ऐसे, अब आप देखते हैं एक घन किससे बनता है, वर्ग से, बराबर वर्ग होते हैं, ये देखिए इनको ऐसे जोड़ के घन बनता है। अब इस तरीके के 3 सटा के एक साथ रखे जाएंगे। जैसे आप 3 लूडो के पासों को 3 पासों को बराबर से सटा के रख दें तो एक लंबी आकृति बनेगी कुछ इस टाइप की। मतलब जैसे ये इस टाइप का मान लेते हैं, ये एक घन है, ये दूसरा घन है बराबर में, और ये आपका तीसरा घन है। ये 3 घन आप सटाएंगे। 3 घन मान लीजिए 3 लूडो के पासे हैं, उनको घन ही तो कहते हो। 7 सेंटीमीटर भुजा है सबकी, तो मान लेते हैं ये 7 होगा। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, हर जगह से 7 ही 7 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप जरा देखिए क्या फर्क पड़ रहा है। फर्क ये पड़ रहा है कि ये जो नई आकृति बन रही है घनों को सटाकर बनने से, ये आकृति है घनाभ, क्यूबॉइड, है ना, जिसमें 7 और 7 और 7 ये मिलके इसकी लंबाई तो हो गई 21, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, है ना। और लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई, यानी चौड़ाई 7 ही रहेगी और ये ऊंचाई भी 7 ही रहेगी। लंबाई केवल बदलेगी, चौड़ाई ऊंचाई नहीं बदलेगा। बाकी चौड़ाई ऊंचाई वही का वही 7 सेंटीमीटर ही लेना रहेगा, ठीक है। अब आप कुछ भी आपसे पूछा जाए यही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेके बता दीजिए। अब जैसे आपसे आयतन पूछा गया तो भाई आपको आयतन मालूम है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है क्यूबॉइड के लिए। तो लंबाई है 21 गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इनको बस गुणा कर देंगे उत्तर हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ये हो गया, और गुणे 7 और कर दीजिए। देखिए 7 7 49 के 9, 4 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4 32 के 2 3, 7 एकम 7 3 10। तो ये 1029 सेंटीमीटर की घात 3, क्योंकि था ये आयतन इसलिए घात 3। अब अगर यहीं बोलता कि भाई वक्र पृष्ठ बताओ, यहाँ वक्र पृष्ठ नहीं होता, पार्श्व पृष्ठ होता है घन और घराभ में। तो यहाँ पर अगर वो कहता कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको याद है कितना होता है। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका होता है इसमें 2l + b × h, है ना, 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है इसमें मान रख देंगे, आ जाएगा। अगर वो बोलता कि संपूर्ण पृष्ठ बताओ, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है आपको मालूम है 2lb + bh + hl, ये सूत्र होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान ये जो आया है ये रख देते, तो वो निकल आता। कुछ भी आपसे पूछा जाए, आपके पास जब सब कुछ आ चुका है तो आप आराम से बता देंगे, ठीक है। घनाभ का अगर कहता कि विकर्ण बताओ, तो घनाभ का विकर्ण आप जानते हैं √L² + b² + h², इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रख देते तो विकर्ण आ जाता है घनाभ का। सब कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब आ जाता है तो आपको घनाभ में कोई भी चीज आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। मुझे आशा है आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को। अगला चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। एक आपको चित्र दिया गया है, फिर से मैं बना देता हूँ। ये चित्र मान लेते हैं ये वृत्त है, और यहाँ पर इसमें ओ वृत्त का केंद्र है इसका, और आपको बताया गया है ऐसे आपका ये एक BC रेखा है, इसको यहाँ से जोड़ा गया है। ये वाला आपका 40 डिग्री बताया गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे क्योंकि नीचे फिर दिखेगा नहीं आपको, इसलिए बस जरा सा चेंज मैं करूंगा इसमें, देखिएगा इस टाइप से, ये ऐसे, ठीक है। ये अब आपका B है और ये वाला आपका पॉइंट C है। अब देखिए यहाँ से नीचे भी एक बिंदु यहाँ लिया गया है जो कि आपका E है, ठीक है, और इसको ऊपर यहाँ से कहीं मिलाया गया है जो कि A बिंदु बोला गया, इसको पॉइंट A बोला गया है। यहाँ का मान आपको 40 दिया गया है। अब आगे आपको करना है, ठीक है। तो अब आपसे देखिए इतना कुछ दिया है, BOC 40 है, BOC 40 है,
BOC गलत लिख गया है, OBC 40 है, ठीक है। इसको यहां पर आप ऐसे बोलेंगे OBC, ये 40 है। ये प्रश्न में गलत नोट हो गया था, तो OBC कर लीजिएगा उस जगह। OBC अगर 40 है तो अब आपको BAC और BEC बताना है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं भाई इसका क्या हो सकता है, कैसे करेंगे, कैसे हम BAC का मतलब ये आपको बताना है। तो अगर हमें ये वाला कोण मिल जाए तो हमें ये रिलेशन मालूम है कि एक हम फॉर्मूला जानते हैं बहुत अच्छे से, एक रूल जानते हैं। वो नियम ये होता है कि अगर हमें यहाँ केंद्र का कोण पता हो, जैसे केंद्र का कोण मान लीजिए 120 है, तो यही बिंदु अगर ऊपर कहीं कोण बनाते हैं तो ये हमेशा इसका आधा होता है, मतलब यहाँ 60 होता है। तो अगर हम यहाँ का निकाल लें तो ऊपर का आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और एक रूल आपको मैं और बताऊंगा कि अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज हो, कौन सा त्रिभुज हो, समद्विबाहु, जैसे कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनके ये संलग्न कोण भी बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 40 है, प्रश्न में देखिए ऊपर, तो यहाँ भी 40। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, ये कैसे देखें, तो आप देखिए क्योंकि ये एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त के अंतर्गत यहाँ केंद्र से अगर आप इसको देखते हैं तो ये त्रिज्या होगी वृत्त की, और इसको भी देखेंगे तो इधर भी ये त्रिज्या होगी, और वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। इसका मतलब ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। तो जो त्रिभुज का निर्माण होगा वो कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया। इसका मतलब आपने इन नियमों के आधार पर ये चीज समझी कि ठीक है, अगर ये 40 है तो यहाँ वाला भी 40 हो जाएगा। मैं आपको लिख नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, आप फटाफट लिख के अच्छे से कर लीजिएगा, मैं यही आंसर फाइंड करवा दे रहा हूँ सारे, ठीक है। अब आप ऐसा बोलेंगे ना इस तरीके कि त्रिभुज OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि OB बराबर OC है, यानी त्रिज्याएं बराबर हैं। तो उसके बाद आप ये 40 है, कोण B बराबर कोण C हो जाएगा इस वाले में, है ना। तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी पुस्तकों में करे गए हैं। बस आपको कैसे करना ये नहीं आता तो आप उनका पैटर्न लिखने का देख लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। या आप बोलिएगा तो मैं आगे उसको करना भी सिखा दूंगा, जब पढ़ाऊंगा तो वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई OB और OC बराबर है, इसलिए यहाँ के कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए अब एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, मान लेते हैं ये OBC था, तो कोण A अगर मैं ऐसे लिखी दूं त्रिभुज OBC में, तो आप ऐसे लिखेंगे कि भाई कोण O, कोण B और कोण C मिलकर के 180 होगा इस त्रिभुज के तीनों कोण। O वाला आपको नहीं मालूम है, B वाला 40 है और C वाला भी 40 है, 180। तो 40 40 O प्लस 40 40 80, इधर 180, ये 80 उधर माइनस हो जाएगा, तो आपका ये कोण O निकल के आ गया 180 माइनस 80 यानी कि 100। यहाँ वाला कोण आ गया 100, ये 100 आया तो यहाँ का आधा होगा 50। तो आपको इसको लिखना कैसे था देख लीजिए। अब आप ऐसे मान लीजिए ये कोण था BOC, कोण BOC जो है ये हमेशा इसका डबल होता है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, कोण BOC, आप इधर देखिए इस तरफ मैं लिख रहा हूँ, ये वाला कोण आपको बताना था कोण BAC, ये हमेशा आधा होगा सेंटर वाले केंद्र के कोण का। केंद्र का कोण क्या है, BOC। भाई जो BAC है ये आधा होता है यहाँ के कोण का, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, तो फिर आप लिखेंगे आधा, और BOC का मान आया है 100, यहाँ पर आप 100 दिखाएंगे, 2 से काटेंगे 50 आ जाएगा। ऐसे लिखना, मतलब यही चीज मैं कह रहा था, इस तरीके से आपको चीजें लिखना होगा, ठीक है। ये 50 आ गया, तो एक आंसर तो आ गया। अब मैं आगे लिखूंगा नहीं, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, क्योंकि उससे टाइम भी बचेगा और थोड़ा सा आपको तरीका मालूम ही हो गया। ऐसे आप लिखिएगा। अब यहाँ वाला कोण आपको बताना बचा BEC। तो ध्यान रखिए किसी भी वृत्त में जो यहाँ पर कोण बन रहा है, जहां पर देखिए केंद्र है O, है ना, O केंद्र है, इधर बन रहा है 100, तो पूरा अगर हम मिलाएं तो ये एक वृत्त की रचना बन रही, देखिए। और वृत्त का पूरा कोण ये 360 होता है। अगर नीचे 100 बनाए तो ऊपर 260 बचा होगा, क्योंकि पूरा मिला के 360। तो इसका मतलब ये वाला कोण की अगर मैं बात करूं तो ये 260 बचा होगा। अब हमेशा जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ नीचे की तरफ जब कोण बन रहा है तो यहाँ आधा हो रहा है, तो अगर ये बाहर की तरफ का कोण हमें मालूम हो तो इस तरफ जो ये बनेगा, यहाँ बना कोण इसका आधा होता है। तो यहाँ बना था 260, तो ये इसका आधा होगा 130। 260 का आधा कितना होता है, 130 बनेगा। तो इसी तरीके से ये जो ऊपर 260 है उसका आधा यहाँ पर ये 130 होता है। आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाई कोण BEC बराबर हाफ, ऐसे करके, और ऊपर 260 था ऐसे दिखा के, काट के 130 ऐसे दिखा दीजिए, 130 डिग्री उत्तर, ठीक है। तो BEC 130 और वो 50, सारे मान निकल आए। ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट और आगे की चीजें कर लेते हैं। लॉग का एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है 2 लॉग। ऐसे प्रश्न बच्चे बहुत बोल रहे थे, इसीलिए मैंने इस टाइप का प्रश्न ले लिया कि चलिए ठीक है, आप भी देखिए और करिए। 2 लॉग 128 बटे 125, यहाँ पर लॉग और फिर प्लस यहाँ पर है log 5 बटे 2। इसको सरल करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो आप बताइए, आपको दो तरीके मैंने बताए थे कि अगर log m गुणे log n, दो संख्या log में गुणे में हो तो इनको जोड़ में लिख देते हैं, ऐसे log m प्लस log n, ध्यान रखिएगा। और अगर दो संख्या ऐसे बटे में हो तो इनको हमेशा माइनस में log m माइनस log n, ऐसे 2 log करके ऐसे लिख दिया जाता है, माइनस और प्लस में, ठीक, ये जानते हैं। और एक और आप जानते हैं कि log में अगर एक संख्या हो और उस पर घात में दूसरी संख्या हो तो घात हमेशा log के आगे आ जाती है, मतलब n आगे आ जाएगा, ऐसे n log m ऐसे लिख दिया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने log में आपको सिखाई हैं, जिनको प्रॉब्लम हो देख लें, अन्यथा यहाँ से समझ आ रहा हो तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि ये 2 है और इस चीज़ को अगर मैं बात करूँ ब्रैकेट में log 5 बटे 8 को, तो ये m बटा n है, तो आप ऐसे कर सकते हैं भाई, log 5 माइनस log 8, है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए m बटा n वाले में माइनस में लिख देते हैं। प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही कर सकते हैं आप, log 128 माइनस log 125, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी तक। फिर ये प्लस आगे यहाँ भी यही चीज़ आप देखिए, log m यानी 5 माइनस log 2, इसको भी ऐसे ही हमने कर दिया, ठीक है, सबको ऐसे ही कर दिया, ठीक। अब देखिए ये जो 2 है, ये 2 इस सबसे गुणा भी होगा, और यहाँ पर देखिए 2, मैं इसको अलग से आपको log 8 को करके दिखाता हूँ। आप log 8 को क्या लिख सकते हैं, log 8 को देखिए ऐसे लिख सकते हैं, log 2 की घात 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है ना 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसा लिख सकते हैं। अब ये 3 आगे आ जाएगा तो आप इसी को कह सकते हैं 3 log 2, कोई दिक्कत तो नहीं। log 8 को 3 log 2 कैसे कहा गया, तो अब आप देखिए यहाँ पर मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, log 5 माइनस log 8 की जगह में लिख देता हूँ 3 log 2, प्लस सबको मैं अलग कर करके आपको दिखा दूंगा, यहाँ मान रख दूंगा, आप अच्छे से देखते जाइए। मैं इसको हटा रहा हूँ, ये रूल आप याद रखिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि जगह हो जाए। यही रूल, 3 रूल पर मैं सारा काम करवा दूंगा आपको, ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए अब आप देखिए यहाँ पर log 128, अब आप बताओ जरा, log में था, इसको मैं अलग से इसका मान निकाल के दिखाता हूँ। log 128, 128 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, कितनी बार आया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 2 कितनी बार, 7 बार, तो हम इसको बोल सकते हैं 2 की घात 7। 128 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 7, तो इसका मतलब अब ये क्या होगा, 7 आगे आ जाएगा, घात हमेशा आगे आ जाती है, तो इसको हम बोल सकते हैं 7 log 2, ठीक है। तो देखिए अब इसकी जगह मैं रखूंगा जाके 128 की जगह 7 log 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा। इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 log 2, हमने इसको रख दिया। अब हम इसको ऐसे ही बदलेंगे, आप जरा इसको भी अलग से देखिए। 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5 होता है, 25 5 125, तो यानी इस 125 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 बार 5 है, 5 की घात 3, ये घात वाला आगे आ जाएगा, इसका मतलब 3 log 5 ऐसे बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए ऐसे लिख देते हैं 3 log 5, तो इसको माइनस में 3 log 5 ये लिख दिया। ये सब अपने सरलतम रूप में है, तो इनको बस ऐसे ही नोट रहने दीजिए, log 5 माइनस log का 2। तो अब आई थिंक आप समझ गए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखिए इस 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें 2 दोनों में बाहर था ना ये शुरू से, तो इसमें जरा गुणा करेंगे तो 2 log 5 माइनस 2 तिहाई 6 log 2, और ये सब सामान्य रूप से लिखे हुए हैं, इनको ऐसे ही नोट कर लीजिए, 7 log 2 माइनस 3 log 5, और प्लस का देखिए ये क्या है, log 5 और माइनस का log 2, इतना आपने देखा, ठीक है। अब मैं इस प्रश्न को हटा ही देता हूँ क्योंकि कोई दिक्कत है नहीं, आपको यही मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब आप जरा ध्यान से देखिए इस प्रश्न में कि क्या क्या चीजें जुड़ घट सकती, तो जो संख्याएं log में समान होंगी, जैसे log 3 के साथ log 3 को जोड़ा घटाया जा सकता है, log 5 के साथ log 5 को जोड़ा घटाया जा सकता है, समान प्रकार के log वाली संख्याएं जोड़ी घटाई जा सकती हैं। जैसे यहाँ देखिए log 5 कितनी बार है, 2 बार, और कहीं log 5 है यहाँ 3 बार, और यहाँ देखिए 1 बार, तो देखिए log 5 कितनी बार है, 1 बार, और यहाँ log 5 कितनी बार है, 2 बार,
तो कितना हो गया, 3 बार log 5 हो गया, और यहाँ देखिए माइनस का 3 log 5 है, मतलब ये कट जाएंगे। ऐसे भी चाहे हम जोड़े या ऐसे भी कर दें, आप ध्यान से समझिए भाई, 2 log 5 और ये 1 log 5 प्लस में है तो 3 log 5 हो जाएंगे। 3 log 5 प्लस के और 3 log 5 माइनस के यहाँ लिखे तो काट दीजिए, खत्म, 0 हो जाएगा ना। इसी तरीके से अब जरा देखिए log 2, ये देखिए कितना लिखा है, माइनस का 6 log 2, और यहाँ क्या लिखा है, माइनस का log 2, तो माइनस का 6 और माइनस का 1 log 2, ये देखिए ये माइनस का 6 log 2 है और ये माइनस का 1 log 2 है। इसका मतलब कि माइनस का 7 log 2 ये हो जाएगा भाई, माइनस का 7 ये हो जाएगा, और देखिए प्लस का 7 log 2 इधर है। सब कुछ कट गया, उत्तर आ गया 0। जब सब इस तरीके से कट जाता है तो उत्तर 0। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे प्रश्न कैसे सॉल्व करना था, कैसे इसको लगाया गया है, आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलिए 2-3 प्रश्न जो और बचे हैं उनको भी कर लेते हैं और ये मॉडल पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब आपके सामने 3 प्रश्न और हैं लघु उत्तरीय के, और ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपसे सबसे पहला 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, 16x² - 4 - 2y माइनस का y² का गुणनखंड कीजिए। तो अगर हमें इसका गुणनखंड करना है तो आप सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, देखिए क्या यहाँ 2 में 4 पद जब हों तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या पहले 2 और आखिरी के 2 में कॉमन लेने पर समान चीज ब्रैकेट में बचेगी। तो देखिए अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 4x - 1, लेकिन यहाँ पर 4x - 1 ब्रेक नहीं बचेगा क्योंकि ये y में है, ये x में है। जब इस टाइप का कॉम्बिनेशन बने तो आप देखिए, ध्यान दीजिए कि कहीं पीछे लास्ट के 3 जो है इसमें, या फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 या लास्ट के 3 जो समान हो। देखिए यहाँ पर y वाले समान आखिरी में चल रहे हैं, वहां पर कोई आइडेंटिटी सर्वसमीका a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 16x² ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर माइनस अगर बाहर करें और ब्रैकेट में इसको लिखें तो 4 सब प्लस हो जाएगा। जब माइनस बाहर हो जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर सबके चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये सब प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब क्योंकि देखिए बाद में जब माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसीलिए जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लिया जाता है तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल दिए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखिए इसको जरा पहचान पा रहे होंगे आराम से, 4 को अगर आप 2 का ऐसे स्क्वायर लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ पा रहे हैं। और मैं चलिए यहीं लिखता चलता हूँ, माइनस यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर और प्लस ये 2y है ही है, और ये प्लस y का स्क्वायर है ना, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पर 2y लिया गया है, ठीक है, यहाँ पर 2y लिया गया, यहाँ पर आपको 4y रखना होगा। ये भी क्वेश्चन की मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए 4y, इसको आप सब जगह सुधार लीजिए, यहाँ 4y होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप देखिए ध्यान दीजिए जरा, क्यों यहाँ पर ये सर्वसमीका बन गई। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि भाई ये बीच वाला पद देखिए, ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab होता है। 2ab है या नहीं चेक कर लीजिए। तो 2 गुणे a की जगह आप रखेंगे ये 2, और गुणे b की जगह रखेंगे ये y। तो देखिए 2 दूनी 4y आ रहा, बिल्कुल ये 2ab है। तो इसका मतलब अब हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 16x² माइनस ये जो बन रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 + y का होल स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जो 16x² है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 4x का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इधर देखिए 2 + y का होल स्क्वायर। अब जरा इसको पहचानने की कोशिश करिए, ये एक सूत्र होता है आपका a² - b², ऐसा कहीं दिखे तो a + b, a - b, इस रूप में आप कर सकते हैं, है ना। तो देखिए इसी रूप में तो ये लिखा है, a की जगह 4x है और b की जगह 2 + y है ना। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम एक बार लिखेंगे 4x प्लस, भाई एक बार में a + b, तो 4x प्लस और ये वाला 2 + y, और एक बार लिखेंगे 4x माइनस और 2 + y। अब क्योंकि 2 + y में 2 अंक है इसलिए -2, देखिए -2, और ये माइनस माइनस प्लस का y, यहाँ देखिए -2, और ये जो प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा जब आप मान रखेंगे। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर इस जगह जब माइनस वाले में रखते हैं, जब इस ब्रैकेट में रखते हैं तो इसको ध्यान से जरा देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे a - b है, a की जगह आपने 4x रखा, ठीक है, फिर माइनस, b की जगह एक संख्या नहीं बल्कि 2 संख्याएं हैं। 2 संख्याएं जब होती तो उनको ब्रैकेट में आपको लिखना होता है। अब आप देखिए 4x, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस का y हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यही आपका गुणनखंड होकर के आंसर आ गया। तो मुझे आशा है आप समझ रहे होंगे कैसे गुणनखंड किया गया है। प्रश्नों को थोड़ा सा मैं अजीब और थोड़ा टफ लेना चाह रहा हूँ, इसलिए भी क्योंकि आपको अगर टफ पेपर बने तो भी आपको दिक्कत ना हो। ये प्रश्न वैसे टफ नहीं है, जो लोग समझेंगे सीखेंगे तो कोई चीज़ टफ नहीं होती है।
आप सीखेंगे ही नहीं, सिर्फ एग्जाम के समय पढ़ेंगे तो फिर वो तो टफ होगा ही, और फिर एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, उसमें कोई संदेह नहीं। बच्चे जनरली एग्जाम में 5-7 दिन पढ़ना प्रेफर करते हैं, वो गलत बात है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार के जीवाणु 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं, यदि प्रातः 9 बजे जीवाणुओं की संख्या 25 और जो भी दिया गया है रही हो तो 12 बजे मध्याह्न कितने जीवाणु होंगे। तो आप ये चीज जब जानते हैं, कोई चीज घट रही हो, बढ़ रही हो और दर प्रतिशत ये सब दिया हो, तो ये आपको एक सूत्र होता है, इसी जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र होता है, a बराबर P1 + R बटे 100 की घात n, इसी का प्रयोग करके सॉल्व कर लिया जाता है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज तो नहीं है, लेकिन प्रयोग इसी सूत्र का होगा। जैसे किसी गांव की जनसंख्या बढ़ रही है या फिर हर वर्ष इतना घट रही है, तो ऐसे ही सूत्र का प्रयोग, अगर घट रही होती है तो इस सूत्र में यहाँ माइनस कर देते हैं, अगर कोई चीज बढ़ रही है तो इस सूत्र में यहाँ प्लस ही लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ जीवाणुओं की संख्या बढ़ रही है तो हर घंटे में 5% बढ़ रही, तो दर यानी कि 5% बढ़ रही, इसका मतलब दर यानी R बराबर 5% आप ले लेंगे। अब देखिए इसमें ये चीज याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों में यहाँ जो A और P होता है इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पर मिश्रधन मूलधन तो होता नहीं है, इस जगह पर A और P का अर्थ होता है, A हमेशा सदैव बाद वाली चीज को दर्शाता है ना, और P जो है ये पहले वाली संख्या को दर्शाता है, पहले और बाद के मान। ये पहले का मान, ये कोई चीज पहले का मान क्या था और बाद में मान क्या है, इस चीज को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, एक प्रकार के जीवाणु 5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रहे हैं। यदि 9 बजे 9 बजे देखिए जीवाणु ये थे, तो ये 9 बजे सुबह की बात है, और 12 बजे मध्याह्न में कितने होंगे, तो मतलब बाद का आपको बताना है, पहले कौन आया होगा, 9 बजे पहले आया होगा, इसलिए यहाँ पर जो पहले वाला मान है वो यहाँ रखा जाएगा। तो ये जो 25 और 6 जीरो है, 2 2 4 2 6 जीरो देखिए है ना, उसमें ये यहाँ रख देंगे और 1 प्लस दर की जगह 5 रख देंगे, और 100 और कितने घंटे, 9 बजे से 12 बजे में कितने घंटे, 3, तो ऊपर 3 लिख देंगे। ठीक है, यही ए जो है ये बाद का मान, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, बाद का मान निकल के आ जाएगा। ये आपके पास 6 जीरो है, गुणे यहाँ पर आपने 5 एकम 5 20 पंचे 100, 20 एकम 20 1 21, ये सब आप जानते हैं, 21 बटे 20 घात 3। इसको सॉल्व करने में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 6 जीरो है, गुणे ये 3 घात 3 का मतलब इसको हम 3 बार ऐसे गुणे में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हम 3 बार गुणे में लिख सकते हैं। 1 2 3, 3 जीरो तो यहाँ से खत्म। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए हम क्या करेंगे, 25 और यहाँ से आपका है कितने जीरो बचे, 3, 25,000 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 इधर है, 21 गुणे 21 गुणे 21, मैं नोट कर देता हूँ सब, और बटे में 8। अब देखिए अगर आप इसको 8 से काटते हैं तो संख्या आ जाएगी 3 या 4 अंकों की। 8 से ये कट तो जाएगा, क्योंकि 8 से वो सभी संख्याएं कट जाती है जिनके पीछे 3 जीरो होते हैं, कट जाएगा, लेकिन वो कटने के बाद लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। जैसे मैं एक बार बता देता हूं, आप पहले तो ये देखिए कि 21 को 21 से गुणा करेंगे, 21 को 21 से गुणा करेंगे तो क्या आता है, आप सबको याद है, वर्ग 441 आता है ना, ये आपका 441 आता है। और फिर इसको 21 से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 441 2 8 और 8 कितना आया, 1 6 9 2 6 1, ये इतने का मान तो 9261 आ गया। ठीक है, इतने का मान तो आप रख लेंगे। इसको देखिए बस, अब आप जानते हैं, अब यहाँ से कठिन नहीं रह गया भाई। जैसे हम 8 से इसको काट लें, मान लीजिए सपोज मैं आपको एक तरीका ये बताता हूँ कि 8 से इसको काट लीजिए आप, 8 त्रिक 24, 1 बचा, 10 हो गया, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 एकम 8, देखिए 8 त्रिक 24, 1 बचा, 10, 8 एकम 8, 2 बचा, यहाँ 20, 8 दूनी 16, फिर 5 4 बचा, 8 पंचे 40। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आया 21 25 गुणे, और इसका आया था 9261। आप देखिए इसको बस आप गुणा कर लीजिए, फाइनल आंसर हो गया। क्योंकि ये संख्या जीवाणुओं की थी, बहुत बड़ी संख्या, इसलिए 4 बार के स्टेप के गुणा है। ये एक तरीका कि इनको आप गुणा करके आंसर लिख लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट जो आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, ये बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 100 रुपए अंकित मूल्य के 200 शेयर जिनका बाजार मूल्य 120 रुपए प्रति शेयर और दलाली 2% है, खरीदने पर कितना धन चाहिए। ठीक है, तो अब आपको देखना है यहाँ पर कि 100 रुपए अंकित मूल्य का शेयर है, 200 शेयर खरीदना है जिनका बाजार मूल्य 120 है। 100 रुपए तो उस शेयर का अंकित मूल्य मतलब जिस मूल्य पर वो शेयर कंपनी रिलीज करती है वो आपका
अंकित मूल्य हो गया। लेकिन जब बाजार में शेयर खरीदा जाता है तो उसका जो भाव चल रहा होता है बाजार का मूल्य, वही आपको उसी पे खरीदना होता है। यानी इन्होंने 200 शेयर खरीदे तो आप सोचिए एक शेयर का मूल्य 120 रुपये है बाजार वाला, इसी पे खरीदा होगा। तो 200 शेयरों को खरीदने में जो धनराशि दी होगी इन्होंने, वो क्या दी होगी, 200 गुणे 120 है ना, 12 दूना 24 और ये 3 जीरो, 24,000 रुपए दिए होंगे तब खरीदा होगा। लेकिन साथ ही साथ प्रति शेयर ये था, और दलाली 2% देनी पड़ी है। दलाली का मतलब दलाली हमेशा बाजार वाले मूल्य पर देना पड़ता है। जो आपने जितने का खरीदा है उसी का उतना परसेंट आप दलाल को देंगे। तो इसका मतलब 2% दलाली भी देनी पड़ी। तो ये जो 24,000 है इसका आप 2% निकाल दीजिए अलग से, दलाली पता चल जाएगी कितनी देनी पड़ी है। भाई शेयर खरीदने के लिए इतना धनराशि चाहिए लेकिन दलाली भी तो देनी पड़ी है साथ में। तो ये दलाली कितनी देनी पड़ी, 2% का मान आप निकालिए। 2% मतलब 2/100, 1 0 कट जाएगा। 240 को 200 करेंगे डबल से, 2 से गुणा करेंगे तो 480 रुपये दलाली देना पड़ा है। तो अब जो कुल धनराशि दी गई होगी, कुल धनराशि जो दी गई वो 24,000 रुपये तो दिए ही गए ये वाले, प्लस 480 रुपये दलाली के दिए गए। तो अब ये आपका आ गया 24,480 रुपये कुल, ये इतना देना पड़ेगा 200 शेयरों के लिए। ऐसे प्रश्न को इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होता है। तो मुझे आशा है आप समझ रहे होंगे, प्रश्नों को अच्छे से समझ रहे होंगे, कर पाएंगे। अब कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग बेहतर तरीके से सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।